पंजाब बीजेपी के बड़े सपने हैं और उस बड़े सपने में केवल ढिल्लन की एंट्री हुई है, लेकिन उसके साथ में कई एग्जिट्स भी हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं जगमोहन राजू, आपको बता दें एक पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, लेकिन हाल ही में उन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा उन्हें रिलीव कर दिया जाए क्योंकि वो पंजाब की सेवा करना चाहते हैं, बड़े मुद्दे करना चाहते हैं। ऐसी ही चिट्ठी इन्होंने 2022 में भी लिखी थी जब वो तमिलनाडु काडर में आईएएस ऑफिसर थे। उनसे सीधा बात करते हैं। सर, पहली बात है, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट में रह के मजीठिया के खिलाफ, नवजोत सिद्धू के खिलाफ आपने इलेक्शन भी लड़ी, लेकिन अब ऐसा क्या आन पड़ा, और खासतौर पे उस समय जहां पे केवल सिंह ढिल्लन की अपॉइंटमेंट हुई है एज पार्टी प्रेसिडेंट? देखिए, इनको ढिल्लों साहब की प्रेसिडेंटशिप के साथ उनकी नई अपॉइंटमेंट के साथ कतई भी लिंक नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 2022 में जब मैं आईएएस में था और पीक ऑफ माय करियर था, और तब नई सरकार अभी बनी थी 2022 में, डीएमके की, तो मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अच्छे संकेत थे कि आपको बड़ी जिम्मेवारी, कहने वालों उस समय मुख्य स्कत्तर की जिम्मेवारी के लिए आप कंसिडरेशन में हैं। लेकिन मैंने तब भी उनसे कहा था कि मैं ये जिम्मेवारी नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे नौकरी छोड़कर पंजाब में जाना है और मेरे कुछ मुद्दे हैं जो मेरे जहन में, जो मेरे मन में, हमें, मेरी कॉन्शियस को थोड़ा थोड़ा नज करते रहते हैं, सताते रहते हैं। इसलिए मुझे वापस जाना है, वहाँ पे काम करना है। तो मुझे आप तो एक सेंस में आपकी घर वापसी तो होगी, लेकिन जिस पद में आप बने हुए हैं वहां पे तो वैसे कई मौके मिल जाते हैं जहां पे आप पंजाब की सेवा कर सकते हैं जी। तो फिर क्यों आपने अपने आप को एक स्टेप फर्दर करके, और दूसरी चीज जो आप क्लैरिफाई करें कि आप उस पद पे बने हुए हैं कि आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो चुका है? देखिए, जिस पद पे मैं अभी बना हुआ हूँ, जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपी पंजाब है, ये एक बहुत जिम्मेवारी वाला पद है और मैंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी मेहनत के साथ पूरे 3 साल इसको निभाया भी है। लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग एक पद है जिसमें आपको समय देना पड़ता है और मैं पूरा समय दिया। आप शायद मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं घर से पिछले 4 साल से पूरा कट गया था और मेरी धर्मपत्नी बॉम्बे में पोस्टेड थी, बाद में दिल्ली आई, तो मैं पिछले 4 साल अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहा हूँ। मैं पंजाब में, अमृतसर में ही काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि कुछ बहुत बड़े मुद्दे हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन इन पंजाब का मुद्दा है जिसको मैंने हाई कोर्ट में पीआईएल में उठाया। जैसे कि अमृतसर में होली सिटी स्टेटस का मुद्दा है जिसको अगेन 2022 से लेकर 25 तक मैंने ही उसकी लड़ाई लड़ी और किसी भी पार्टी ने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। ना आरटीई की लड़ाई लड़ी और ना होली सिटी स्टेटस की दी, और उसमें भी हाई कोर्ट ने जब नोटिस दिया पंजाब सरकार को तभी उन्होंने अंडर प्रेशर आके अनाउंस किया। तो इसलिए दोनों चीजों में, क्योंकि खुद ही मैं पिटीशंस लिखता हूं, खुद ही आर्ग्यू करता हूं, और आपको पता है न्यायालय में एक डेट नहीं पड़ती, अनेकें डेट पड़ती हैं। मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ता है, पास बनाने पड़ते हैं, आर्ग्यू करना पड़ता है, टाइम उसमें लगता है। तो मैंने ये कहा कि टू डू जस्टिस टू बोथ थिंग्स, कि जनरल सेक्रेटरी की जो जॉब है उसको जस्टिस करने के लिए अगर मेरे पास उतना समय नहीं है तो वो मौका किसी और को देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि केवल ढिल्लन के अनाउंसमेंट से पहले आपको भी एक बड़ा दावेदार माना जा रहा था, कंटेंडर माना जा रहा था। आप केवल ढिल्लन की अपॉइंटमेंट को कैसा देखते हैं? एक जट सिख फेस को अपॉइंट किया गया है बीजेपी में 2027 से पहले। मैं खुद कभी अपने आप को कंटेंडर नहीं समझता था। मेरे पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं हैं जो कि एक प्रेसिडेंट के लिए, पंजाब में एक बड़ी लीडरशिप के लिए, एक बड़ी पॉलिटिक्स करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटीज होती हैं वो मेरे पास नहीं है। तो मैं तो कभी नहीं कहा कि मैं उस रेस में था, मैं कभी रेस में था ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सही समय था क्योंकि जब भी नया प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनकी नई ही टीम बनती है, नए जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, नए वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, नए स्पोक्स पर्सन बनेंगे। तो सही समय पे मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि कृपया मुझे इस से थोड़ा सा स्पेयर कर दिया जाए ताकि जो चल रहे मुद्दों पर मैं काम कर सकूं। कैप्टन साहब ने भी उन पे टिप्पणी की, सेइंग नॉट द राइट मैन।
तो आप कैसे देखते हैं केवल सिंह ढिल्लन की अपॉइंटमेंट? और देखिए, मैं तो ये ऐसा देखता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है, क्योंकि जो स्टेट की प्रेसिडेंट होते हैं ये हाई कमान निर्णय लेती है, तो मेरा तो अपनी हाई कमान में, मोदी जी में, अमित शाह जी में अटूट और अटल विश्वास है, उनकी विजडम में, उनकी सगेसिटी में। और अगर उन्होंने एक आदमी को चुना है तो बिल्कुल सही आदमी को चुना होगा, क्योंकि मैं उनकी जो इंटेलिजेंस पे किसी तरीके का शक तो क्या, कोई छोटा सा कोमा बिंदु भी नहीं लग सकता है। सो इट्स अ गुड चॉइस एंड आई एम वेरी श्योर। पर पार्टी में किसी से उन्होंने कंसल्ट किया कि ये पार्टी हाई कमांड का पिक एंड चूज है? क्योंकि कैप्टन साहब की बातों से भी ऐसा लग रहा था। और आपने अपने आप को भविष्य में आप बीजेपी में देखते हैं, या आप सोचते हैं कि जो आप समाज सेवी काम करना चाहते हैं वो पार्टी के बाहर के दायरे में करना चाहते देखिए, अमित शाह जी मुझे खुद लेके आए हैं, और मेरा वीआरएस जो आईएसए था वो 2 घंटे में एक्सेप्ट करवाया गया था। लेकिन आपको मालूम होगा कि एक आईएएस अधिकारी के लिए 3 महीने का नोटिस देना कंपलसरी होता है, लेकिन सरकार के पास एक प्रोविजन है कि आप उसको वेवर कर सकते हैं। तो मेरा तो 2 घंटे में उन्होंने रेजिग्नेशन वीआरएस का एक्सेप्ट करवा कर सेम डे हमें अमृतसर ईस्ट से लड़वाया। तो जब तक मोदी जी हैं, जब तक अमित शाह जी हैं, मैं उनका वफादार सिपाही रहूंगा। 2027 के पोल्स आप कंटेस्ट करेंगे? पिछली बार तो आप अचानक से आए थे, आप तमिलनाडु में सर्व कर रहे थे, अचानक से आपको कह सकते हैं कि ड्रॉप किया गया, और चुनौती थी, बड़े नाम भी थे, चलिए बाजी कोई और ही मार गया, जीवन जोत कौर। लेकिन 2027 के लिए आप इलेक्शन रेडी हैं, लड़ना चाहेंगे आप चुनाव? देखिए, मैं उन नेताओं में से नहीं हैं जो थोड़ा सा डबल स्पीक करते हैं, दोगलापन होता है उनमें। तो अगर आप पिछले 4 साल से देखें तो मैंने अमृतसर ईस्ट की इतनी सेवा की है कि मेरे मन में कोई किसी तरीके का रिग्रेट नहीं है कि मैंने वहाँ काम नहीं किया। अगर आप पूछें क्या क्या काम हुए हैं, तो देखिए, बच्चों को नीट में, एनडीए में, जेई में जो ट्यूशन दिलवानी होती है, और वो भी टॉप क्लास फिजिक्स वाला इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म, तो उसमें से 1000 बच्चा मेरी फीस दे के पढ़ रहा है ताकि उन पे आगे वो निकल सकें। अगर आप वहाँ पे सैनिटेशन की बात करें तो अमृतसर इज वन ऑफ द डर्टीएस्ट प्लेस। तो मेरी एनजीटी में एप्लीकेशन लगी हुई है, नेक्स्ट हियरिंग जो है 17 जुलाई को है, कि वहाँ पर हम सफाई कर सकें और जगह बना सकें। हम मानते हैं कि आपने काम किया होगा, लेकिन सवाल है कि आप चुनाव लड़ेंगे 2027 में? मैं उसी पे आ रहा था कि मेरे पास कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ये हैं कि आई लिव ऑन पेंशन, मेरे पास और कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, और जितनी पेंशन मिलती है मेरी अपनी, मैं सारा अपने पार्टी के काम और सेवा में लगा रहा हूँ। जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके का पैसा लगता है इलेक्शन में, तो मेरे पास वो नहीं है। तो दिस इज माय फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन। माय सेकंड डिस्क्वालिफिकेशन इज दैट आई डोंट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पेडिग्री, कि मेरे पास सरनेम कोई बहुत बड़ा नहीं कि मैं इसका ग्रैंडसन हूँ, मैं इसका सन हूँ, इसका नेफ्यू हूँ। दैट्स ऑल्सो डिस्क्वालिफिकेशन। सो आई डोंट नो कि मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो जरूर लड़ेंगे, और मुझे विश्वास है कि पर हमें। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप हताश हैं। हताश क्यों है? ये तो डिस्क्वालिफिकेशन तो आप खुद ही बता रहे हैं। नहीं, देखिए, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर आपको सक्सीड करना है किसी भी प्रोजेक्ट में, सबसे पहले अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए। डोंट थिंक यू आर अ बिग बॉस, मिनटों में जीत जाएंगे। वंस यू नो योर वीकनेसेस, फिर आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैंने अपनी वीकनेस देख ली, और जो स्ट्रेंथ है वो मेरा इंटेलेक्ट है, मेरी हार्ड वर्क है। तो देखिए, एक पीएल जीतता हूँ, ऐसा नहीं है कि फेवरेबल ऑर्डर नहीं आते हैं। कुछ महीने में चुनाव है, और पंजाब का चुनाव, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जीत हुई है बीजेपी की, उसके बाद एक बड़ा प्लान लग रहा है। कितना बड़ा रोल है अमित शाह का? ऐसे बोलें कि दौरे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो खुद माइक्रो मैनेज करेंगे?
देखिए, आज के पॉलिटिकल कॉन्टेम्पररी अगर आप टाइम्स में अगर कोई महाजनक्या हैं तो वो श्री अमित शाह हैं। और जिस तरीके से मेहनत से और अपनी राजनीतिक इंटेलिजेंस से वो पूरा प्लानिंग करते हैं, तो हमें इस बार पूरा विश्वास है कि 2027 में हर हाल में लोगों का जो आशीर्वाद है वो बीजेपी को मिलने वाला है। और प्लानिंग अमित शाह जी की होगी, लीडरशिप मोदी जी की होगी, उन्हीं की फेस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। और 2027 में बगल में सेक्टर 2 है, वहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। लेकिन अगर आपने भगवंत मान है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी टिप्पणी सुनी होगी तो वो बोले ये तो 2 सीट वाली पार्टी है और 2027 में भी कुछ नहीं होना है। उन्होंने ये भी कहा है, आपने सुना होगा, कि केजरीवाल और भगवंत मान लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से रेड्स चल रही हैं ईडी के साथ और बाकी आप लोग मिसयूज कर रहे हैं एजेंसीज, हिंदुओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? देखिए, उनकी मैंने ये टिप्पणी सुनी थी जब उन्होंने कहा था ये तो स्कूटर वाली है, बट वो भी एक बिन गाड़ी के इंजन है। आपने एक रेलगाड़ी देखी होगी, रेलगाड़ी के आगे इंजन होता है, पीछे 25-30 डब्बे होते हैं जिसमें लोग बैठे होते हैं, सेना बैठी होती है। वो तो बिन गाड़ी के इंजन है, अकेले ही इंजन चला रहे हैं। उनके सारे एमपी तो इधर उधर चले गए हैं, एमएलए छोड़ रहे हैं। वो तो ऑपरेशन लोटस किया आप लोगों ने। देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि जब जालंधर ईस्ट में भगत साहब बीजेपी को छोड़कर आप ज्वाइन कर लें तो वो झाड़ू का मैजिक नहीं है ना। लेकिन अगर उनके हमारे पास आ जाएं तो आप कह रहे हो कि कमल का आप वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मोदी जी एज अ लीडर इज अट्रैक्टिव टू एवरीवन। सभी चाहते हैं कि कमल के साथ एसोसिएट हुआ जाए और अपनी खुली मनमर्जी से 6 एमपी आए हैं, बाकी अभी पूरे तैयार हैं। तो ये तो सिर्फ अकेले ही चलाएंगे हम, तो हमारे तो फिर भी एक स्कूटर के पीछे तो लोग बैठते हैं, विदाउट पिलर चलाएंगे, विदाउट गाड़ी। इनका एक ही इंजन होगा, खुद ही चलाएंगे। और उस इंजन का पेट्रोल, उस इंजन का जो फ्यूल है उसके बगैर ही चलाएंगे। सब इनके टायर टूर भी सब पंचर हो चुके हैं। जी। उनका दूसरा जो दावा है वो ये है कि आप लोग जल्द ही टाई अप करेंगे नशे वाली पार्टी, अकाली दल से उनका मतलब है। और हमने अमित शाह को भी पहले सुना है, बदलाव रैली में भी सुना है, मोगा में उन्होंने कहा है कि भाई बीजेपी अकेले ही जा रही है। तो क्या भगवंत मान सच बोल रहे हैं कि पार्टी लाइन इस बार कोई अलग होने वाला है? भगवंत मान पहले ये बताएं कि वो इंडिया अलायंस में है कि नहीं। वो तो बोल रहे हैं हम नहीं है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि किसी समय थे, किसी समय नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी है, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। इनका कोई आइडियोलॉजिकल बंधन किसी के साथ नहीं है, इनके साथ कोई भी मॉरल अलायंसेस नहीं है। ऑन द अदर हैंड, बीजेपी इज अ प्रो पीपल पार्टी। हमें गठबंधन से कभी भी कोई इतराज नहीं होता है, ओनली ऑन वन कंडीशन। क्योंकि आप टीडीपी में देखिए, आप बिहार में देखिए, आप बाकी जगह देखिए, वी हैव अलायंसेस एज लॉन्ग एज एजेंडा सही है, एज लॉन्ग एज नेशनल प्रायोरिटीज हैं। तो गठबंधन आर नॉट इशू, कोई टैबू नहीं है। लेकिन आज के दिन में जो बीजेपी पंजाब है इस सिचुएशन में है कि वो 2027 में एक डिटर्मिनिंग फैक्टर बनेगी सरकार बनाने के लिए, एंड मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि 12 साल मोदी सरकार को, आपको लगता है कि 2020 में हमने देखा कि किस तरह से किसान बैठे हुए थे दिल्ली में और एक तरह से टकरार था भाजपा सरकार और किसानों के बीच में, और ऐसा लग रहा था कि पंजाब में काफी मुश्किल है बीजेपी का। तब से लेके अब तक क्या सिचुएशन बदलेंगी और ये 12 साल को खासतौर पे पंजाब के नजरिए से कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि इन 12 सालों में, पहले आप थोड़ा सा नेशनल बात कर लें तो प्रोमिसेस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू परफॉर्मेंस। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, रोड्स देख लें, पोर्ट्स देख लें, जीडीपी देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, मैन्युफैक्चरिंग देख लें, हर उस चीज़ का, डिजिटल इंडिया देख लें, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन देख लें, कि जो जो प्रॉमिसेस किए गए थे उस पर परफॉर्मेंस भी की गई है। एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, आपको खुद ही देखने को मिलता होगा कि आज के दिन में
कमल लगाकर, हाथ में झंडा लेकर आप किसी भी गली में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जाइए तो लोग खुले अपने विद ओपन आर्म्स आपको वेलकम करते हैं, आपसे बात करते हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट कि एक एक्सप्लिसिट प्रोटेस्ट वो से क्या कन्वर्ट होंगे वोट में? आपको चलो एंट्री मिल गई है गांव में, पहले काले झंडे होते थे, अब चलो हरी झंडी आ गई है, लेकिन क्या आपको समर्थन मिलेगा वहां? जब हरी झंडी दी है तो उन्होंने हरी झंडी किसके लिए दी है कि आप अपनी गाड़ी बढ़ाइए और सीधा 2 सेक्टर के सेक्रेटेरिएट में आपकी गाड़ी रुके। तो हरी झंडी तो इसी के लिए मिल रही है। अगर वो हमारे से बात कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमें चाय पिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं, तो इसलिए नहीं पिलाते हैं कि चलो जी आके गप मार के चले जाइए। दिल से वो मोदी जी को प्यार करते हैं, दिल से उनकी इज्जत करते हैं और इस बार वो भाजपा को आशीर्वाद देने वाले हैं। इसमें कोई भी किसी तरीके का शक शुबा नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल पूछेंगे और वो है कि इन फाइटिंग की बात चलती है, कई बार ऐसा लग रहा है कि पहले लग रहा था कि जो ओरिजिनल कोर बीजेपी के हैं उन्हें ताक पे रख के, जैसे रवनीत बिट्टू हैं या सुनील जाखड़ हैं, उनको बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो साइडलाइन हो गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि एक कोई मनमुटाव है, फैक्शनलिज्म जो हम अक्सर कांग्रेस के साथ एसोसिएट करते हैं, वो क्या बीजेपी में है? नहीं, देखिए मनमुटाव होना और फ्रिक्शन होना, इसमें बहुत अंतर होता है। किसी भी कार्यकर्ता के, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का एम्बिशन होता है कि ही विल एडवांस इन पॉलिटिक्स। सारे मेरे जैसे नहीं होते जो कहें कि नहीं मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मेरे पास डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ओहदे का ध्यान करना और उसके लिए अपेक्षा करनी, इसमें कोई गलती नहीं है। किसी तरीके का मन में डिस्करेजमेंट आ जाना, इसमें भी वी आर ऑल ह्यूमंस की अपेक्षा होती, जब नहीं होता तो। लेकिन जब एक फैसला हो जाए और लीडरशिप रोल में आ जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये डिसिप्लिन और मॉडल रहा है कि कोई किसी तरीके का डायसेंट या फ्रिक्शन नहीं रहता है। सारी पार्टी अपनी लीडरशिप के साथ खड़ी होती है, जैसे आज के दिन में ढिल्लों साहब के साथ खड़ी है। तो ये थे जगमोहन राजू। आपको बता दें सरकारी महकमे से लेकर जनरल सेक्रेटरी की राह पे, और उसके बाद अब आने वाली चुनौती है पंजाब के बड़े इलेक्शन। अपने आप को रूल आउट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो डिस्क्वालिफाइड हैं, उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि 2022 में ये लड़े भी थे। लेकिन आने वाली बात यह है कि बीजेपी कितना कमाल कर पाती है, खासतौर पे इलेक्शंस में। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।